हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4। देखो पार्ट 3 तक अपन ने क्या कर लिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था। अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एक बार वापस देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें अभी अपन जो फीचर डिस्कस करेंगे वो होंगे, वो कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन कौन से फीचर होने चाहिए। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म होगा तो भी उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं गैमिट बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। और गैमिट हमेशा किससे बनते हैं, मियोसिस से, तो वेरिएशन तो आएगी। तो जनरली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं। उनमें एक ऑर्गेनिज्म से ही क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन गैमेट तो दो बनेंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो जनरली टू ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स एक ऑर्गेनिज्म होता है। गैमेट फॉर्मेशन होगा हमेशा, गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इस वाले जो रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, माइटोसिस भी होगा। ऐसा नहीं है कि ओनली मियोसिस, लेकिन मियोसिस होगा और माइटोसिस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो क्लोन नहीं होती। इसका मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो कुछ अलग होगी, किससे, अपने पेरेंट जनरेशन से। ठीक है, जहां तक अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें इसे, तो ये जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस भी है, थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा कंप्लीट होने में। अब देखो आगे अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ चीजों में क्या देते हैं, वेरिएशन दिखाते हैं। जैसे कि उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो वेरिएशन शो करते हैं एनाटॉमी में, बोले तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसमें वेरिएशन शो करते हैं। उनकी फिजियोलॉजी में भी वो वेरिएशन शो करते हैं। फिजियोलॉजी बोले तो कि वो अपने लाइफ प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें भी क्या होती है, वेरिएशन होती है। लेकिन जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक जैसा ही पैटर्न शो करते हैं, मतलब एक ही जनरल पैटर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलर क्या है। तो इसके लिए अपन एक हेडिंग डालते हैं, फेज इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसे अपन ने चैप्टर के स्टार्ट में लाइफ स्पान के नीचे स्टडी किया था, उसी को ही वापस देखते हैं। अपन ने लाइफ स्पान में देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसकी डेथ का जो टाइम पीरियड होता है उसे अपन कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार अगर मैं बर्थ और डेथ को हटा दूं तो वो जो पूरा लाइफ स्पान है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहां से स्टार्ट होती है, बर्थ से स्टार्ट होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी तक चलती है। ठीक है, जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते वो जो फेज है वो कहलाता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से पहले की फेज है। इसे जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। एनिमल के केस में प्री रिप्रोडक्टिव फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट के केस में प्री रिप्रोडक्टिव फेज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अपनी धीरे धीरे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खोने लगते हैं और उसकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो पार्शियली या कंप्लीटली खत्म हो जाती है। उस वहां से क्या स्टार्ट होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ओल्ड होने लगता है, एजिंग स्टार्ट होती है और फाइनली अल्टीमेटली डेथ तक वो जाता है, और इस फेज को सेनिसेंस भी कहते हैं। तो एक एक बार करके वापस देखते हैं। पहले है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कौन सी होती है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड कंप्लीट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब तक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है बर्थ से लेकर उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। ये फेज जो है इसे पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं और ये रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के ठीक पहले का फेज है। ठीक है, इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, ये अपन कह चुके हैं।
ड्यूरेशन जो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज जो होता है वो किसकी स्टार्ट होती है, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगी तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज जो होती है वो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज बोले तो रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्ट होती है। अब रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा होता है, इट इज द फेज व्हेन ऑर्गेनिज्म रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, वो मतलब अब रिप्रोडक्शन कर सकता है और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने की उसके पास अब एबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है एजिंग और सेनिसेंस। लास्ट फेज जो होती है वो लाइफ स्पान की वो क्या होती है, सेनिसेंस होती है, जो लास्ट में जाकर किस में एंड होती है, डेथ में एंड होती है, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड। और अपन कैसे पता करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बूढ़ा हो रहा है, तो दो पैरामीटर है, एक तो उसकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी और अल्टीमेटली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और दूसरी है जो मेटाबॉलिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी धीरे धीरे जो होती है कमजोर होने लगती है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एक फेज से दूसरी फेज में जो ट्रांजिशन होता है बोले तो जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव से एजिंग वाली फेज में, ये जो ट्रांजिशन होता है वो किससे रेगुलेट होता है, तो अपनी बॉडी डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करती है, वो अपने आप को क्या करती है, बॉडी को इन फेज में क्या करती है, ट्रांजिशन करवाती है। और साथ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो तीनों फेज जो होती है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ये पूरी करने में ऑर्गेनिज्म कितना टाइम लेता है उसके बेसिस पे प्लांट जो होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट वो होते हैं जो ये तीनों फेज जो है एक साल के अंदर या एक ग्रोइंग सीजन के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ का जो होता है पूरा लाइफ साइकिल एक साल का भी नहीं होता, 3 to 4 मंथ का होता है, लेकिन एक सीजन में कर रहे हैं इसलिए उसे क्या कहेंगे, एनुअल प्लांट। तो ये ऐसा नहीं समझना कि एनुअल प्लांट है तो एक साल तो जिएंगे ही जिएंगे, एक साल से कम भी होता है, कुछ का तो कह रहा हूं 2 to 3 मंथ भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन ये जो तीनों फेज है वो एक साल के अंदर अंदर या एक ग्रोइंग सीजन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से, वीट, राइस, पी, मैरीगोल्ड, ये सब इसमें आते हैं। सेकेंड है बाइनियल प्लांट्स, जो क्या करते हैं 2 ग्रोइंग सीजन या 2 ईयर्स में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एक ईयर में वो अपनी वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करेंगे, दूसरे में वो रिप्रोडक्टिव फेज को, और फिर अल्टीमेटली वो मर जाएंगे, ठीक है। और फिर आते हैं पेरिनियल प्लांट्स, जो क्या करते हैं 2 ईयर से ज्यादा में ये तीनों फेज या अपना लाइफ साइकिल क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसमें बंबू, मैंगो, कोकोनट, नील कुरंजी और नीम, ये सब आते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट जो है, चाहे ये एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल, इनको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में फ्रूट कितनी बार बनाते हैं। अगर पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग शो करते हैं और एक बार ही फ्रूट बनाते हैं और उसके बाद डेड हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड बनाकर, तो उन्हें कहेंगे मोनोकार्पिक। कार्पिक का मतलब फ्रूट से, मोनो मतलब एक बार, और अगर एक से ज्यादा बार ऐसा करते हैं तो उन्हें कहेंगे पॉलीकार्पिक, ठीक है। अब जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ही क्या होंगे, मोनोकार्पिक होंगे, अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फ्रूट बनाएंगे। जो पेरिनियल प्लांट होंगे वो मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक का अपनी एनसीईआरटी बुक में जो एक पैराग्राफ दे रखा है उसके बीच बीच में कुछ बहुत ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें दे रखा है कि बंबू और नील कुरंजी, जिसके बारे में अभी अपन अलग से भी करने वाले हैं, ये पेरिनियल प्लांट तो है लेकिन कैसे, मोनोकार्पिक है। और फिर पॉलीकार्पिक में कौन से आते हैं, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये सब जो है वो पेरिनियल है और साथ साथ में पॉलीकार्पिक भी है। इनकी जब सीजन आती है तो ये हर सीजन में फ्लावरिंग, मतलब जो इनकी पर्टिकुलर सीजन होती है हर ईयर उस पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग देके फिर फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सीजनल फ्लावरिंग देते हैं और फ्रूट भी देते हैं, ठीक है, बार बार देंगे। अब देखो, अगर जहां तक ये अपने पेरिनियल प्लांट की बात की जाए, इनमें क्या होगा, वो भी कौन से, पॉलीकार्पिक, जो एक से ज्यादा बार क्या करेंगे, फ्लावरिंग देंगे। तो पहली बार फ्लावरिंग दी, उसके बाद कुछ टाइम वो फ्लावरिंग नहीं देंगे, फिर वापस फ्लावरिंग देंगे, तो उन दोनों के बीच का जो फेज होगा जिसे क्या कहेंगे, इंटर फ्लावर पीरियड।
अब इस इंटर फ्लावर पीरियड को अपन कौन से फेज में रखें, प्री रिप्रोडक्टिव वाले में, रिप्रोडक्टिव वाले में या पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले में? तो एनसीईआरटी में अपन से पूछा है कि ये किस में रखना है, तो ये से किस में रखेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब पहली बार फ्लावरिंग हुई थी तो उसमें रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो बीच में अगर थोड़े दिन फ्लावरिंग ना भी करे तो भी अभी उसकी फेज कौन सी चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज ही चल रही है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज का ही पार्ट होगा कौन, इंटर फ्लावर पीरियड जो होगा वो किसका पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव फेज का पीरियड, मतलब वो पार्ट होगा, बिकॉज प्लांट ऑलरेडी मैच्योर्ड। बंबू जो है वो फ्लावरिंग जो होता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, अभी अपन ने देखा ये मोनोकार्पिक होता है तो एक बार ही शो करेगा, तो ये 50 to 100 ईयर्स में पूरे अपने लाइफ पीरियड में एक ही बार क्या करते हैं, फ्लावरिंग शो करते हैं और फिर क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। ये डेटा दे रखा है बंबू के बारे में अपनी बुक में, तो अपन को याद करना चाहिए। और एक बहुत ही स्पेशल प्लांट के बारे में दे रखा है, नील कुरंजी के बारे में, सीबीएसई में इसके बारे में क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आपके आरबीएसई में भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं जो कि है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी करना है, साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन करें आप। ये जो प्लांट जो है वो 12 इयर्स में जो है वो एक बार फ्लावरिंग देता है, उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन के सीड बनाएगा और डेड हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के सीड ग्रो करेंगे और अगले 12 साल बाद में वो फिर फ्लावरिंग देंगे। तो फिक्स 12 इयर्स के बाद में जो है इनकी फ्लावरिंग होती है, और इनकी फ्लावरिंग जो होते हैं जब होती है तो बहुत ही शानदार फ्लावरिंग होती है और बहुत सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर लगते हैं, और देखने के लिए लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इनके डेटा रखे जाते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक जब पब्लिश हुई थी तो उस हिसाब से लिखा हुआ है कि इसके लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुई सितंबर अक्टूबर 2006 में हुई, लेकिन अभी तो अपन आगे आ चुके हैं, तो 2006 से अगर 12 इयर्स आगे देखें तो क्या आ जाता है 2018। तो लास्ट टाइम कब फ्लावरिंग हुई, सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई, और अगली बार कब होगी, और 12 इयर्स बाद में बोले तो 2030 में फ्लावरिंग होगी। इट अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहां पर ये लगते हैं, और इनके फ्लावरिंग ईयर में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इनकी फ्लावरिंग देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा मतलब जो सीन है जो आपको 12 साल में एक बार देखने को मिलेगा। तो ये जो है था एक यूनिक पैटर्न है किसके बारे में, नील कुरंजी के बारे में, तो ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज में क्लियर कट डिस्टिंग्विशन शो करते हैं, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इनमें एकदम साफ साफ होगा, क्योंकि ये कैसे, ये जो है वो मोनोकार्पिक है, और मोनोकार्पिक है तो एकदम क्लीन कट होगा, मतलब पहले इनकी क्या होगी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जब इनमें फ्लावर लगने लगेंगे तो इनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी, या फिर इनमें फ्रूट बनेंगे, उनसे सीड बनेंगे, उसके बाद ये ओल्ड होने लग जाएंगे और फिर डेड हो जाएंगे, तो एकदम क्लीन कट 3 फेज है। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट है, और स्पेशली कौन से पेरिनियल प्लांट जो पॉलीकार्पिक है, उनमें ये जो है तीनों फेज का डिस्टिंक्शन क्लियर कट नहीं होता। क्यों? जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो पहले फ्लावरिंग देंगे, फिर कुछ टाइम वैसे ही रहेंगे, फिर वापस फ्लावरिंग देने लग जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा कि तीनों फेज में क्लियर कट डिस्टिंग्विशन नहीं होता। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट के केस में क्लियर कट जो होता है डिफरेंशिएशन होता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज में, और पेरिनियल प्लांट में नहीं होता। और पेरिनियल प्लांट में भी अगर ऑप्शन में दोनों पेरिनियल, ऑप्शन में पेरिनियल मोनोकार्पिक भी दे रखा हो और पेरिनियल पॉलीकार्पिक भी दे रखा हो, तो अपन को कौन सा चूज करना है, पेरिनियल पॉलीकार्पिक चूज करना है, जिसमें अपन को ये क्लियर कट जो होता है पता नहीं चलता। ठीक है, जहां तक एनिमल की बात करें, अभी तक अपन ने सिर्फ किसकी बात की, प्लांट की, अब एनिमल की बात। तो देखो प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने पर फ्लावरिंग शो करते हैं, और इसलिए अपन ने फ्लावरिंग के बारे में कुछ केस देखे थे। एनिमल जो है ब्रीडिंग या मैटिंग शो करेंगे। तो एनिमल जो होते हैं वो मैटिंग कैसे शो करते हैं, उसके बेसिस पे 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही कॉपुलेशन, मैटिंग या रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कभी भी पूरे साल में कभी भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, हमेशा करते रहे ऐसा जरूरी नहीं है, एबिलिटी इनके पास कभी भी करने की है। तो सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन और टाइम ऑफ लाइफ पीरियड, एक सर्टेन लाइफ पीरियड के एक टाइम पे या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और जो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसा कर सकते हैं जब उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाए, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के किसी भी टाइम पीरियड पे वो क्या कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, उसे अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहेंगे।
जो अपने मैमल्स जो होते हैं, देखो मैमल्स जो होते हैं अभी अपन आगे अच्छे से समझेंगे। मैमल्स को पहले मैं समझा देता हूं। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स आप जानते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, उनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो अपन 2 कैटेगरी बनाते हैं। क्या उनमें प्लेसेंटा बनेगी जब उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा या नहीं बनेगी? जिनमें नहीं बनेगी उन्हें कहेंगे नॉन प्लेसेंटल मैमल्स, और जिनमें बनेगी उन्हें कहेंगे प्लेसेंटल मैमल्स। तो जो नॉन प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और उससे पहले मतलब फिश वगैरह बाकी के जो एनिमल्स हैं वो भी जनरली क्या होते हैं? जनरली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में सीजनल ब्रीडर्स ही होते हैं। ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स है ये अपन को किस में देखने को मिलते हैं? मैमल्स में। तो अपन उसमें अपन देखते हैं। तो मैमल्स में भी जो नॉन प्लेसेंटल है वो कैसे है? सीजनल ब्रीडर्स है। अब जिनमें प्लेसेंटा बनती है उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमेट्स होते हैं और एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स ही होते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं जिनमें अपने क्या क्या आता है? मंकी आता है, एप्स आता है और ह्यूमन आते हैं। ये जो होते हैं ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बर्ड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में क्या देते हैं? एग देते हैं। लेकिन जहां तक उन बर्ड्स की बात की जाए जो पोल्ट्री फार्मिंग में या कैपेटिटिव में रखे हुए हैं, जहां पर अपन क्या कर रहे हैं? उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो अपन उनको क्या करवाते हैं? बार बार उनसे एग दिलवाते हैं। जो अपन कहते हैं बर्ड्स की एक वेराइटी होती है जिसे अपन लेयर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? एग देती है। देखो जो अपने पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गे वगैरह पालते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेयर्स और बॉयलर्स। जो एक जो होते हैं वो मीट के लिए यूज करते हैं और एक जो होते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? अपन एग देने के लिए। तो जो लेयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कब? जब उन्हें कैपेटिविटी में रखा हुआ हो या पोल्ट्री फार्मिंग में रखा हो, उस केस में उन्हें अपन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स मान सकते हैं। तो ये एनिमल्स के बारे में था। अपन इनको और कुछ इनके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अपनी देखो एनसीईआरटी बुक में 2 साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, और किसमें होते हैं? ये प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल में होते हैं। तो जो प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनकी फीमेल में एक साइक्लिक चेंजेज आते हैं। किनके अंदर आते हैं? उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ओवेरी, यूट्रस और भी जो पार्ट है उनमें एक साइक्लिक चेंजेज आते हैं। इन चेंजेज को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल या इसे एस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग भी इससे स्टार्ट करते हैं कुछ बुक में। और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये ऑयस्ट्रस साइकिल जो है सीजनल साइकिल है। एक पर्टिकुलर सीजन में इनके रिप्रोडक्टिव चेंजेज आएंगे, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होंगे? चेंजेज होंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिनमें भी होते हैं उनमें ये मंथली साइकिल चलते हैं। मंथली बोले तो हर मंथ चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो मंथली साइकिल चलते हैं जिनमें क्या होता है? साइक्लिक चेंज होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे। तो मेन जो डिफरेंस है वो पहले ही पॉइंट में हो गया कि ये सीजनल साइकिल एक पर्टिकुलर सीजन में चलेंगे और ये क्या होंगे? मंथली साइकिल होंगे। एस्ट्रस साइकिल जब सीजन में आएंगे और उस समय चलेंगे तो उसमें एक पीरियड ऐसा आएगा जिसमें फीमेल जो होती है उसमें हाई डिजायर होती है किसकी? रिप्रोडक्शन की, जिसे कहते हैं हीट पीरियड, और हाई सेक्सुअल एक्टिविटी शो करते हैं। एस्ट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एस्ट्रस साइकिल में तो क्या होता है? एक हीट पीरियड होगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कोई हीट पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हीट पीरियड इनमें होगा। एक तो इनका ये साइकिल एक पर्टिकुलर सीजन में ही चल रहा है, उस पर्टिकुलर सीजन में भी एक हीट पीरियड आएगा, उसी के आसपास इनमें रिप्रोडक्शन होंगे। इसका मतलब जिन मैमल्स में, जिन प्लेसेंटल मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल चलता है वो सारे कैसे होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कोई हीट पीरियड नहीं होता, ऑर्गेनिज्म जब चाहे रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसका मतलब वो कैसे होंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होंगे। तो एस्ट्रस साइकिल शो करने वाले सीजनल ब्रीडर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने वाले कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। अब इनमें जो होती है एंडोमेट्रियम, इसको पहले एंडोमेट्रियम को समझते हैं। वैसे अपन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको वापस समझाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन बता देता हूं। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल का आपने देखा होगा, ये फैलोपियन ट्यूब, ये बीच का पार्ट यूट्रस, सर्विकल कैनाल, फिर वेजाइना। ये जो वॉल होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? यूट्रस वॉल, उसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं जनरली वो किस में होते हैं? एंडोमेट्रियम में ज्यादा होता है। तो एंडोमेट्रियम में जो भी चेंजेज होते हैं, इन चेंजेज को
तब क्या करना है कि जब कंसेप्शन ना हो, मतलब रिप्रोडक्शन हो ही ना, उस केस में क्या करना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जितनी भी प्रिपरेशन होती है और जो भी एंडोमेट्रियम में चेंजेज होते हैं, उन सारे चेंजेज को और प्रिपरेशन को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है तो। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ऐसा नहीं करते। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्या करते हैं, ये जो भी प्रिपरेशन है, ये एंडोमेट्रियम की जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है, उसका कुछ हिस्सा जो है उसे शेड कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है और यहां से वेजाइनल कैनाल से होता हुआ ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलने लगता है, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले होते हैं और एस्ट्रस साइकिल वाले में क्या क्या डिफरेंस हुआ। एस्ट्रस साइकिल वाले सीजनल होते हैं, ठीक है, ये मंथली साइकिल होता है, इनमें हीट पीरियड आता है, इनमें हीट पीरियड नहीं होता। ये सीजनल ब्रीडर्स है, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है। इनमें एंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगी अगर कंसेप्शन नहीं होगा। इनमें एंडोमेट्रियम जो होगी वो गिरेगी और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाएगी। ये जो होता है एस्ट्रल साइकिल वालों का जो मोटिव होता है कॉपुलेशन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें भी चलता है वो रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी या इंजॉयमेंट के हिसाब से भी मैटिंग या कॉपुलेशन शो कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो अगला अपना टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन की तैयारी होगी जिसमें गैमेट बनेगा और फिर गैमेट को एक दूसरे के पास में पहुंचाया जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और फिर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा जिसमें जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तो इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।